ब्लैक लाइव्स मैटर, अश्वेत लोगों की ज़िंदगी मायने रखती है। लेकिन अश्वेतों का संघर्ष, इसकी कहानी क्या है और क्या है अमरीकी समाज की सच्चाई, यह आज जानेंगे हम एट द ब्लंटर। अश्वेत लोगों की अमरीकी कहानी की शुरुआत होती है 1619 में, जब वाइट लायन नाम का एक प्राइवेटियर, जी हाँ उसका नाम था वाइट लायन, वो 20 अफ्रीकन स्लेव्स को अपने साथ गुलामी करवाने के लिए जेम्स टाउन वर्जीनिया लेके आता है। काम क्या करवाना था? तंबाकू की खेती, रुई की खेती, कपास की खेती, नील की खेती। और यहाँ से शुरुआत होती है अश्वेतों के अमेरिका आने की। और जब वो अमेरिका लाए जाते हैं, उसी के साथ अमेरिका का विकास भी होता है, क्योंकि आपके पास सस्ती लेबर, सस्ते मजदूर अवेलेबल हो गए हैं। जब अमेरिका उसके बाद ब्रिटेन की एक पूरी कॉलोनी बन जाता है, यानी कि एक गुलाम राष्ट्र बन जाता है, तब अमेरिका को एक नया नाम दिया जाता है, द न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया। और नई दुनिया के विकास के रीढ़ की हड्डी बनते हैं वो अश्वेत गुलाम मजदूर जो कि अफ्रीका से इंपोर्ट कराए जाते हैं। ज़्यादातर हिस्टोरियंस की, ज़्यादातर इतिहासकारों की माने तो न्यू वर्ल्ड के ज़माने में 60 से 70 अश्वेत मर्द और औरतों को अफ्रीका से सिर्फ इसीलिए अमेरिका लाया गया ताकि उनसे गुलामी करवाई जा सके। ये एक बहुत ही सडिस्टिक, एक बहुत ही नीच हरकत थी विकास के नाम पर। लेकिन विकास की एक कीमत होती है और अमेरिका के विकास की कीमत अफ्रीका ने चुकाई थी। अश्वेतों की संख्या बढ़े जा रही थी और उनके अधिकार शून्य। गुलाम अमेरिका ने धीरे धीरे आज़ादी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इसके बाद बॉस्टन टी पार्टी हुई और अमेरिका के आज़ादी के आंदोलन ने बल पकड़ा। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में श्वेत और अश्वेत मिलकर युद्ध करते ब्रिटानिया की फोर्सेस के खिलाफ। उस समय ऐसा लगा मानो अश्वेतों को उनके अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो उन्होंने अपना एक चार्टर बनाया। उसमें लिखा गया, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, हर व्यक्ति बराबरी की सतह पर जन्म लेता है। लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। अश्वेतों के अभी भी वही अधिकार थे जो ब्रिटानिया के ज़माने में थे, बल्कि कुछ इतिहासकारों की माने तो वो ये कहते हैं कि आज़ाद अमेरिका में अश्वेतों के अधिकार और भी कम हो गए बरक्स उनके जो उन्हें अंग्रेज़ हुकूमत के दौरान मिला करते थे। उसके बाद अमेरिका का इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है और शुरू होता है विकास। औद्योगिकरण होते हुए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि मानवीय संसाधनों की, ह्यूमन लेबर की ज़रूरत कम हो जाती है। औद्योगिकरण के बाद से अमेरिका दो हिस्सों में बट गया, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में वो राज्य थे जहाँ पर बड़ी बड़ी स्टील मिल्स लगी, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण पूरी तरह सफल हुआ। और साउथ के राज्यों में मानवीय उद्यम के आधार पर आर्थिक विकास की नींव रखी गई। वहाँ पर ज़्यादातर वो बड़े सेठ थे जो कि कॉटन, टबैको, इंडिगो आदि को उगाकर बड़ी बड़ी ज़मीनों पर काम कर कर, काश्तकारी कर कर, किसानी कर कर अपनी आर्थिक जनजीवन को सफल कर रहे थे। इसके लिए उन्हें ज़रूरत थी अश्वेत मजदूरों की, जो कि गुलाम हों, जो कि सवाल ना कर सकें, जो कि काम करने के लिए मना ना कर सकें। इसी बीच राष्ट्रपति लिंकन का दौर आया। राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन, उन्होंने एक नई नीति का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि हमारा अश्वेतों से व्यवहार वैसा ही है जैसा अंग्रेज़ों का हमारे साथ था, तो फिर जैसे हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाया, वैसे ही क्यों एक दिन अश्वेत हमारे खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। और इस लॉजिक के साथ उन्होंने कोशिश करी कि गुलामी का अमेरिका में अंत हो जाए। उनका ये फैसला जितना ऐतिहासिक था उतना ही विवादास्पद भी, क्योंकि भले ही नॉर्थ के राज्यों को, उत्तरी राज्यों को अब अश्वेत मजदूरों की, अश्वेत गुलामों की ज़रूरत नहीं थी,
लेकिन दक्षिण के राज्य अभी भी पूरी तरह अश्वेत मजदूरों और अश्वेत गुलामों पर ही निर्भर थे अपनी आर्थिक विकास के लिए। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत होती है सन 1861 में। उत्तर और दक्षिण के राज्य आपस में इस मुद्दे पर भिड़ जाते हैं कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक राष्ट्र बन के रहेगा या नहीं, और यदि वो एक राष्ट्र रहेगा तो क्या उसमें अश्वेत को गुलाम बन के रहने पर मजबूर किया जाएगा या नहीं। इस जंग में नॉर्दर्न स्टेट्स की फोर्सेस यानी उत्तरी राज्यों की फोर्सेस जीती और अमेरिका एक राष्ट्र बन के रहा। और फिर साइन हुआ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक कानूनी दस्तावेज था जिसने कि अश्वेतों को आज़ाद होने का अधिकार दे दिया। प्रोक्लेमेशन में ये लिखा था कि अश्वेतों के ऊपर गुलामी के कानून अब मान्य नहीं होंगे, यानी कि अश्वेत अब एक आज़ाद नागरिक हो सकता था। लेकिन इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ने हर वो चीज़ जो कि इब्राहिम लिंकन ने शायद सोची थी और जिसका वादा किया था, वो कभी डिलीवर की नहीं। यानी कि अश्वेतों के साथ एक ऐसा धोखा हुआ जिसके लिए इतिहास अमेरिका को शायद कभी माफ़ नहीं कर पाए। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बाद लगा था कि अश्वेतों को बराबरी की सतह पर नागरिक मान लिया जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अगले 55 सालों तक अश्वेत मर्दों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि अब अश्वेत गुलाम नहीं थे किसी सफ़ेद सरदार के, बल्कि वो गुलाम थे एक सफ़ेद वोटर के, जो कि एक सफ़ेद सरकार चुनता था। और अश्वेतों के खिलाफ हमेशा और अश्वेतों के साथ हमेशा दोयम दर्जे के नागरिक से भी बुरा व्यवहार करती थी सरकार। 1920 में आखिरकार 15वें संशोधन से संविधान में ये प्रावधान डला अमेरिका के कि अश्वेत मर्द भी अब वोट दे सकते हैं। अश्वेत मर्दों के वोट देने के बाद भी अश्वेतों को उनके पूरे अधिकार नहीं मिले। सेग्रीगेशन रहा। सेग्रीगेशन का मतलब ये कि अश्वेतों के स्कूल अलग और सफ़ेद नस्लियों के स्कूल अलग, अश्वेतों के मंदिर, अश्वेतों के चर्च अलग, अश्वेतों के गिरजा अलग और श्वेत लोगों के गिरजाघर अलग। अश्वेतों ने इससे लड़ने के कई तरीके निकाले। अश्वेतों ने ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट का भी रंग अपने चर्चेस, अपने गिरजाघरों में काला कर दिया और कहा कि यदि सफ़ेद आदमी हमें उसके बराबर का ईसाई और बराबर का इंसान नहीं समझता, तो हम भी हमारे यीशु को इसी रंग में देखना चाहते हैं जिस रंग की वजह से हमारे साथ भेदभाव होता है। लेकिन जहाँ दमन होता है, विपदा होती है, वहीं से कुछ महान लोगों का जन्म होता है जो भविष्य के लिए एक मिसाल बन जाते हैं, क्रांतिकारी मिसालें। मैल्कम एक्स एक ऐसे ही आदमी थे। चश्मा पहने युवा मैल्कम एक्स अपने आप को जज बनते हुए देखना चाहते थे। चौथी कक्षा में पढ़ते हुए मैल्कम एक्स को उनके टीचर ने कहा, देयर आर नो ब्लैक जजेस इन द यूएसए। एक काला व्यक्ति कभी जज नहीं बन सकता। उस दिन के बाद से मैल्कम एक्स ने इस कुंठा को अपने दिल में समा लिया और मैल्कम एक्स समझ गए कि श्वेतों की इस दुनिया में अश्वेतों का विकास कभी हो ही नहीं सकता। मैल्कम एक्स के जैसे ही एक और आदमी थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लेकिन जहां मैल्कम एक्स ने हिंसा, पिस्तौल, बंदूक की गोली से समरसता और समानता पाने की कोशिश करी, वहीं मार्टिन लूथर किंग ने गांधी को अपना आइडल, गांधी को अपना ध्येय बताते हुए गांधी के ही राह पर अहिंसा, नॉन वायलेंस के साथ अपने अधिकारों को मांगने की शुरुआत करी। इन दोनों क्रांतिकारियों की मौत बेहद दर्दनाक है। इन्हें उन लोगों ने गोली मार दी जो कि इनकी क्रांति को क्रांति नहीं मानते थे, बल्कि अपने समाज के खिलाफ एक साजिश करार देते थे। आखिरकार अमेरिका में 80 की दहाई में सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन ने जोर पकड़ा और उसके बाद सेग्रीगेशन का ऑफिशियल अंत हुआ। लेकिन सेग्रीगेशन के अंत के बाद समाज के ताने बाने में अश्वेतों को उस तरह शामिल नहीं किया गया जैसे एक बराबर के नागरिक को किया जाना चाहिए। उसका सबसे ताज़ा उदाहरण मिलता है जॉर्ज फ्लॉयड का। हर साल अमेरिका में 1000 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ इसलिए कि पुलिस अपना फोर्स
जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करती है और इसमें मेजॉरिटी केसेस अश्वेतों पर होते हैं, जो कि केवल 13% हैं आबादी का अमेरिका की। जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत युवक को एक श्वेत नस्ली पुलिस ऑफिसर ने पहले पकड़ा और उसके बाद उसकी गर्दन पर अपना घुटना टिकाकर 9 मिनट तक बैठा रहा। जॉर्ज फ्लॉयड की तड़प तड़प कर वहीं मौत हो गई। आज अमेरिका में एक सामाजिक आंदोलन चल रहा है और सामाजिक आंदोलन दोनों दिशाओं से चल रहा है। ये मैल्कम एक्स का भी आंदोलन है और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी आंदोलन है। ये अहिंसावादी है और दंगा में भी विश्वास रखता है। जहाँ दंगा हो रहा है उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं हो सकती। जहाँ भी सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम पर जंग होगी, एक दूसरे के प्रति कटुता और नफरत का भाव होगा, वहाँ पर सामाजिक समरसता एक असंभव सा सपना है। गांधी का तरीका, नेल्सन मंडेला का तरीका, मार्टिन लूथर किंग का वो तरीका है जो कि महाद्वीपों के पार निकलकर मानवता को मानवता से जोड़ देता है। ये वो तरीका है जो कि समाज को समाज बनाता है और फिर उसी समाज में परिवार ढूंढ लेता है। ये वो तरीका है जिससे आदमी एक दूसरे की शक्ल देखने से पहले उसके इंसान होने की महत्वता को देखता है। ऐसी हताशा भरी हालात के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर की वो कमाल की स्पीच मैं अपने पास हमेशा I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.